जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज़न मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूँ आपका 11th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ठीक है, इसके पहले 11th का सारा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था कि इस साल 2021 टू 2021 में 2022 में क्या आपके सिलेबस होंगे। ठीक है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और सालों की तरह। ठीक है, पिछले सालों की तरह इसमें रिडक्शन कुछ हुआ नहीं है। हम लोग देखने वाले हैं सेट्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। हम लोग को पता है कि सेट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे हमारा 23 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, आता है और ये आपके लिए बिल्कुल भी नया है। ठीक है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी नया है और नया भले है लेकिन बहुत ही आसान सा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, इसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, तो वो समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी चैप्टर नया है और आपको पहले तो सीखना है, समझना है कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पहले वो समझोगे तभी आप सेट से रिलेटेड ऑपरेशंस वगैरह जितना भी है वो आप कर पाओगे और सेट का जो एक्चुअल में जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड उसका यूज वो आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो, जैसे सिंपल सी बात है, अगर इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाना है तो मुझे उसके लिए एक पहले अल्फ़ाबेट का जानना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट के बाद आपको वर्ड जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले सेट में यही चीज़ है, सबसे पहले आपको सेट को समझना पड़ेगा कि सेट होता क्या है एक्चुअल में, एंड देन फिर हम सेट के ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे जानने से पहले ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट है। इसमें सिर्फ आपको हम समझाएंगे कि सेट एक्चुअल में होता क्या है, किसको हम सेट कहते हैं, किसको सेट नहीं कहा जाता। बाकी सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि थोड़ा सा जान लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग सेट की चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले तो सेट के बारे में जानोगे तब ना कि कहाँ से आया, कैसे आया, इसका कौन था जो सेट को रिप्रेजेंट किया हम लोग के सामने और हम लोग को आज पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले कुछ, इसीलिए मैंने दिया है यहाँ पे टॉपिक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेट। ठीक है, सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको जानने पड़ेंगे, है ना। मतलब ये बाबू इसमें है बड़ा, सेट्स SETS, सेट्स 4 वर्ड का, ये छोटा है लेकिन भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, वो कहा जाता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो घाव गंभीर नहीं करेगा बट आप समझिए। ठीक है, वो घाव को ठीक करने की जिम्मेवारी मेरी है। चलिए खैर, ठीक है। इसमें देखिए क्या है ना, अभी आपको देखो, दिस इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स। अगर यदि आपको मैथ्स, अभी का मैथ्स आपको पढ़ना है, अच्छे से मैथ्स समझनी है, एक्चुअल जो मैथ्स होता है ना वो यही चैप्टर से रिलेटेड होता है। जो एक्चुअल मैथ्स, जो प्योर मैथमेटिक्स होता है ना, प्योर मैथमेटिक्स, वो सारा का सारा सेट पर ही बेस्ड होता है। सेट को बिना समझे आप मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि आजकल मतलब फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स, आज का जो मैथमेटिक्स है ना उसका ये जो सेट है ना, ये बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है। इसको जाने बिना आज का मैथ्स आप पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जाने बिना। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्ट है आज के मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। ठीक है, यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, समझ लीजिए। अभी से आगे अगर यदि मैथ्स आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर यदि 11th में मैथ्स लिए मतलब आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता ना वो बायोलॉजी ले करके पढ़ लेते हैं, मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती धक्कल करके नहीं भेज दिया आपको, समझ रहे हो। मतलब आपको मैथ्स में है तो आपको मैथ्स अगर यदि सीखनी है ना बाबू, तो सेट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये सेट जो है ना वो हर चीज़ में आपको सेट वाइज यूज होगा। कहीं इंटरवल यूज हो जा रहा है, कहीं सब सेट होगा, प्रॉपर सेट, सारा कुछ यूज होगा, हम लोग देखेंगे इसे। मतलब आपको मैथ्स पढ़ना है ना तो इस सेट का जो बेसिक नॉलेज है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेट के स्टैंडर्ड चीज़ों को समझ सकते हो। सो दिस इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, हर एक ब्रांच, मैथ के हर एक ब्रांच में इसका यूज है। Used to define the concept of relation and function. Relation and function is the very most important chapter of 11th as well as 12th. ठीक, 11th 12th का तो फर्स्ट चैप्टर है,
समझ रहे हो? तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको सेट जब तक नहीं जानोगे तब तक आप रिलेशन फंक्शन जान ही नहीं सकते। जरा सा भी उसको आप रिलेशन का आर तक नहीं जान सकते बिना सेट के, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो यूज्ड इन ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपका है, उस सब में हमारा सेट का यूज है। ज्योमेट्री में सेट का यूज है, सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग AP GP HP पढ़ेंगे उसमें यूज है, प्रोबेबिलिटी में तो भर भर का यूज है हमारा सेट का, तो बिल्कुल बहुत सारा ज़्यादा यूज है। तो इसमें ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच में देख रहे हो सब में यूज होगा। हाँ, इसको है ना, अब ये जो बताने वाले थे ना हमारे, वो हमारे जॉर्ज चचा थे, ठीक है? जॉर्ज, अब यही इन्हीं का देन है। मतलब ये हमारे साइंटिस्ट थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कंटूर, जो कि वो, इनका ये डेट ऑफ बर्थ है 1945 टू 1918, सॉरी 1845 टू 1918, ठीक है? ये सबसे पहले सेट को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है? सबसे पहले सेट के बारे में इन्हीं ने बताया था। और कब बताया था? देखो, जब ये पता होता है ना कि मैथमेटिशियन में बड़ा अजीब होता है, साइंटिस्ट लोग भी बड़ा अजीब होता है, पढ़ कुछ और रहा है, दिमागों में कुछ और चलते रहेगा और अचानक से बोल देगा कुछ भी डिफाइन। वैसे नहीं किया। देखो, ही वॉज फर्स्ट मैथमेटिशियन, ये पहले मैथमेटिशियन थे हु एनकाउंटर, देखो इनकाउंटर कर दिया सीधा, सोच लो, अचानक से इनकाउंटर कर दिया सेट के बारे में, ये बता दिया, ठीक है? देखा जाए तो अगर रिसर्च किए हैं, ऐसा नहीं बिना रिसर्च किए इनकाउंटर कर दिया, ठीक है? इनकाउंटर किए मतलब कि बताए सेट के बारे में। कब? वाइल हु वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पर काम कर रहे थे ना, उसी समय इस सेटवा को इनकाउंटर कर दिया। उसी समय इनके दिमाग में आया कि सेट जैसा भी कोई चीज़ मैथ्स में लाया जा सकता है। और ये सेट जब आया ना, तो ये बहुत ही वास्ट चीज़, ये सब चीज़ों में इंट्रोड्यूस कर दिया, सारे ब्रांचेस में, मैथ्स के सारे ब्रांचेस में इंट्रोड्यूस कर दिया इसको, क्योंकि इसकी मदद से ना मैथ्स को जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक? जिसकी वजह से इसीलिए कहा जाता है दिस इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो ये हमारा है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर we discuss some basic definition, okay, some basic definition about set and the operation involving set। मतलब सेट के बारे में, सेट क्या होता है और सेट पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ हम इस चैप्टर्स में जानेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन जानने से भी पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना भाई कि सेट होता क्या है, तब हम उसी चीज़ से, जब आप जान जाओगे ना तो उसी चीज़ से हम उसको डिफाइन कर देंगे कि देखो इसी को सेट कहते हैं और कोई दूसरा चीज़ है नहीं, यही सेट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेट होता क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है? फिर सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है, सेट के बारे में समझते हैं क्या है। सेट नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले मतलब कहीं ना कहीं दिस इज़ अ कलेक्शन, ओके? सेट, जैसे हम लोग जाते हैं ना कि हम लोग ऐसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ हम लोग देखते हैं कि कपड़े का सेट हुआ, बर्तन का सेट हुआ, और भी बहुत सारे चीज़ों का सेट होता है। हम लोग बोलचाल के भाषा में बड़ी बोलते हैं, नहीं वो सेट। तो कुछ वहीं का कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझेंगे। मतलब सेट का मतलब हो गया ना कुछ ना कुछ कलेक्शन को वो दिखा रहा है। अब कौन से कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं, कौन से कलेक्शन को सेट नहीं कहा जाता, वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। हम सेट की बात करें तो जैसे हम एक कलेक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि देखो कलेक्शन ना होना भी एक कलेक्शन है, तो ये कोई मतलब कहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा कि सेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो कलेक्शन होबे करेगा। नहीं, कुछ नहीं होना भी कलेक्शन है, मतलब होता है ना। तो वही चीज़ है, तो उसको आगे जानेंगे। दिस इज़ द एम्प्टी सेट, ओके? सो उसको हम लोग एम्प्टी सेट के द्वारा जानेंगे आगे, ठीक है? तो सेट की बात करें तो सबसे पहले तो हमको समझने के लिए करना पड़ेगा कि दिस इज़ अ ग्रुप, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कलेक्शन आप कह सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है
कंडीशन आपका ये रहेगा, कुछ कंडीशंस रहेंगे तब हम इसको सेट कहना स्टार्ट करेंगे। सारे ग्रुप का कुछ भी ले आओ तो उसको हम सेट कहेंगे नहीं, ठीक है, कुछ भी ले आएंगे तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। देखिए जैसे हम एक लिख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। देखिए आप क्लास में बैठे हुए और हम बोलें कि द कलेक्शन, एक ग्रुप बनाएं, अ ग्रुप इज फॉर्म्ड, एक ग्रुप बनाएं कि द कलेक्शन ऑफ, द ग्रुप ऑफ, कलेक्शन या ग्रुप कुछ भी कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उसका कलेक्शन हम बनाएं। तो क्या करोगे, जितना भी 11th क्लास का स्टूडेंट्स है उसको एक ग्रुप में कर देंगे। तो क्या ये एक कलेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। इसमें अगर यदि हम बात करें तो कोई भी बंदा ये नहीं, इसमें कोई भी स्टूडेंट 10th वाला नहीं आएगा, कोई भी स्टूडेंट 12th वाला नहीं आएगा, है ना। इस ग्रुप में सिर्फ 11th के ही सारे के सारे स्टूडेंट्स हो गए, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो किसी के भी। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि अब ऐसा तो नहीं है कि 11th क्लास में सिर्फ साइंस में होता है, वो तो कॉमर्स में भी है, वो तो आर्ट्स में भी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 11th दिए, मतलब वो सब स्टूडेंट्स आ गए, सारे के सारे, इंक्लूडिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, सारे के सारे, गर्ल्स, बॉयज़, सारे के सारे, ठीक है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा इसको हम चेंज कर रहे हैं, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th साइंस, मतलब इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट या जो बोलो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, है ना, ISC, साइंस के स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक कलेक्शन, ये जो ग्रुप बनेगा, अब इसमें सिर्फ 11th के तो स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स सिर्फ साइंस स्ट्रीम से जो पढ़ रहे हैं वो वाले आएंगे। तो वो सारे स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो इस ग्रुप में कॉमर्स वाले थे और आर्ट्स वाले थे वो न आ रहे थे, लेकिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही एक कलेक्शन लिया जिसमें कह दिया कि दिस इज अ ग्रुप, दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ साइंस। तो इस ग्रुप में सिर्फ साइंस वाला स्टूडेंट आएगा। अब कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स वाला देखेगा, अरे ये तो साइंस वाला ग्रुप है, साइंस वाला क्लास है, तो इसमें घुस भी नहीं करेगा, जाई भी नहीं करेगा उसको, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब कोई भी सेट जो आप बनाते हो वो सेट होने के लिए, तो इसको हम सेट कहेंगे, इसको भी सेट कहेंगे, इसको भी सेट कहेंगे। सेट होने के लिए सबसे पहली बात है कि जो ग्रुप को आप डिफाइन कर रहे हो, जिस ग्रुप को आप डिफाइन कर रहे हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड इट मीन्स, हम यहाँ पर देखो दोनों में डेफिनेशन है, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड दिस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑल्सो, बट दिस इज द स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही वेल डिफाइंड है। अब यहां पर कोई भी बंदा 10th वाला नहीं आने वाला, कोई भी बंदा 9th वाला नहीं वाला, इसमें 11th के भी स्टूडेंट आएंगे, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले नहीं आने वाले, क्योंकि इसको हम पहले ही डिफाइंड कर दिए हैं। तो सेट इसी को कहा जाता है, ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात, सेट इज अभी हम लिखवाएंगे डिफिनेशन, तो हम बोलेंगे कि सेट एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो वेल डिफाइंड हो। ओके, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट कह सकते हो, जो भी हो। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी ग्रुप को जब हम वेल डिफाइन कर दें तो उसी को सेट कहा जाता है। तो चलो इसको तो भाई समझ में आ गया। तो बोलोगे सर किसको सेट नहीं कहेंगे, ये आप बता दीजिए। तो देखिए हम इसी में एक ग्रुप हम ऐसा ले रहे हैं, एक कलेक्शन ऐसा ले रहे हैं। देखो कलेक्शन को ही पहले सेट नहीं कहेंगे, वो कलेक्शन अगर यदि वेल डिफाइंड हो तो उसको सेट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। जैसे देखिए हम एक लिख रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। अब क्लास 11th में ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो अब क्या बोलोगे, कौन आएगा?
तो अब जो थोड़ा सा है ना एवरेज पढ़ने में, तो क्या बोलेगा कि सर इसमें मोनुआ आ जाएगा, ये बड़ा फर्स्ट आता है हर बार, ठीक है। इसमें जो है ना वो रामू भी आ जाएगा, ये सेकंड आता है, हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर यदि फर्स्ट आ रहा है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि ये तेज है, ब्रिलियंट है। ऐसा तो नहीं कहीं डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि ब्रिलियंट का मतलब होता है रैंक 1, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ब्रिलियंट वर्ड है वो कंट्रावर्शियल है। कंट्रावर्शियल मतलब कि ये जो है ब्रिलियंट जो है पर टू पर्सन अलग हो सकता है, हैं? अब अगर यदि कोई किसी का अब पेरेंट्स को लाकर पूछोगे ना ब्रिलियंट, तो उसके लिए अपना बेटा जो है, अपना जो बच्चे हैं वो सबके लिए ब्रिलियंट होते हैं, है ना। तो इसमें तो नहीं है, मतलब पर्सन टू पर्सन यहाँ पर ये क्या करेगा, वेरी कर सकता है। मतलब ब्रिलियंट हो सकता है। अब हो सकता है आप लोग बोलोगे सर तो पढ़ा रहे हैं बड़े अच्छे से, तो सर तो बड़ा ब्रिलियंट होंगे, है ना, लेकिन हमको पता है कि अपने ज़माने में हम क्या थे, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो मतलब ब्रिलियंट का मतलब क्या हुआ कि ब्रिलियंट, इसका मतलब ये है कि ब्रिलियंट पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। ब्रिलियंट आपके लिए कोई और तेज होगा, उनके लिए कोई और तेज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ ही नहीं। हाँ, अब भले इसमें क्लास 11th के ही स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन ये वेल डिफाइंड हुआ नहीं। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्रिलियंट जो वर्ड है वो, उसमें आप किसको रखोगे, किसी को नहीं रख सकते, है ना, कि सब अपने जगह पे सब तेज है, अपने आप में सब शेर है कि नहीं। तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसा आइबे नहीं करेगा ग्रुप में, मतलब एक कलेक्शन ही नहीं बनेगा। कलेक्शन भले, मतलब यहाँ से लग रहा है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे। इस तरह का जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कलेक्शन होगा, वो सेट नहीं होगा। अब जैसे कि हमने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर, ऑनेस्ट प्रोफेसर है, उसका एक सेट आपको, मतलब एक कलेक्शन आपको लेना है। तो अब आप बताओ, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं सब ऑनेस्ट हैं का? बोलोगे सर सब आ जाए, कैसे आएगा? हाँ, कि अब इसके लिए कोई टेस्ट है कि 10 रुपये गिरा दो, कोई प्रोफेसर वो उठाया, तो आप बोलोगे कि ये नहीं उठाया, तो बोलोगे ऑनेस्ट है, और चेक करोगे कौन उठाया नहीं उठाया, ऐसा तो कर नहीं सकते। मतलब ऑनेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है ना कि इस तरह से कीजिए तो ऑनेस्ट का पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हर आदमी अपने आप में ऑनेस्ट है, और कितना है वो पता ही है आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में हम यहाँ बोले कि दो ऑनेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ आने वाला नहीं है, मतलब ये सेट ही नहीं बनेगा। मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं हो, जिसमें बाहर से कोई भी आदमी आए और ये पता ना लगा सके कि उस कलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसको सेट नहीं कहेंगे। मतलब अब इसमें कोई आदमी आएगा ना, तो बता देगा कि इसमें देखो, ये इस साइंस वाला स्टूडेंट को पकड़ करके ले आएगा और बोल देगा कि इकर में डाल दो, तो यही हमारा सेट हो जाएगा, तो वो सेट हो, मतलब वो वेल डिफाइंड है। लेकिन जो वेल डिफाइंड नहीं हो, मतलब उसको पता कन्फ्यूज आ जाएगा, वो खुद ही नहीं पता चलेगा उसको कि हम इसमें रखें कि नहीं रखें, कौन होगा। अब बाहर वाला, अब हमको बोल दिया जाए कि जाइए सर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसमें जो हमारा ग्रेजुएशन का जो मैथ्स का स्टूडेंट है ना, मैथ्स में जो स्टूडेंट हैं, उसमें जो तेज मैथ्स के स्टूडेंट हैं ना, उनको उठा करके आप एक ग्रुप बनाइए, मुझे कैसे पता चलेगा? इवन मुझे तो छोड़ दीजिए, वहाँ के खुद के प्रोफेसर्स को पता नहीं चलेगा कि कौन तेज है कौन तेज नहीं है, हाँ? उनके लिए भी ये प्री डिफाइंड नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए उनको पता है कि ये स्टूडेंट जो है वो तेज है, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये जो है ना कोई भी पर्सन इसको आप डिफाइन करके उस ग्रुप में डाल ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कलेक्शन, जैसे ऐसे देख रहे हैं, नंबर्स ग्रेटर देन
ग्रेटर देन नेचुरल नंबर, मैं बोल दे रहा हूँ इसको, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6। अब देखिए यहाँ बोलोगे सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है कि जो 5 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 5 लेकिन 6 से छोटा हो, वैसा कोई नंबर ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर वैसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो सेट नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं, ये सेट है, लेकिन ये सेट में कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब सेट में कोई एलिमेंट नहीं भी है, वो भी एक तरह का सेट है, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट। मतलब ये तो वेल डिफाइंड है ना, मतलब ये तो सब जान जाएगा ना, बाहर से कोई आदमी आएगा वो सब जान जाएगा। 5 से बड़ा नंबर, 6 से छोटा नंबर नेचुरल में कोई है ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, कंट्रावर्सी तो इसमें नहीं है। मतलब कहने का मतलब इसमें कोई अब ये तो नहीं लगा सकता, ये कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन तो इस स्टेटमेंट में नहीं है कि उसके लिए वो होगा, उसके लिए वो होगा, ऐसा तो नहीं है। ये फिक्स है, वो सब जानता है कि ये को नहीं आएगा, उस सब के लिए ये प्री डिफाइंड है, ये पूरा डिफिनेबल वर्ड है, डिफिनेबल सेंटेंस है। मतलब इस ग्रुप में कोई नहीं आएगा, वो भी एक तरह का सेट होगा। आगे पढ़ाएंगे आपको हम एम्प्टी सेट, समझ रहे हो? तो उसको भी एक तरह का सेट कहते हैं। ऐसा मत बोल देना कि इस तरह का कि सर तो इसमें तो कोई ये नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरह का ऐसा वर्ड, सीधी सी बात है, ऐसा कलेक्शन जो एक अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हो, मतलब वो कहने का मतलब किसी भी आदमी के लिए वो पता ही नहीं चले कि इसमें कौन आएगा, समझ रहे हो? और एक हम डिफाइन कर दें कि वो सब यूनिवर्सल आदमी के लिए, वो सब के लिए सही होगा। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको बताएं कि सेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जैसे एक आध और एग्जांपल देख लीजिए कि हम बोले कि ऑड नंबर लेस देन 5, तो सब बोलेगा भाई ऑड नंबर लेस देन 5, 1 3, ये 1 और 3। अभी तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, 1 और 3। तो ये हमारा सेट बन गया, ये सेट होगा, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग सेट कहेंगे। और जो सेट नहीं होगा वो इस तरह का स्टेटमेंट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह का स्टेटमेंट, एक आध स्टेटमेंट और हम बता रहे हैं। जैसे देखिए हमने लिखा कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, और वाह, क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में जो बेस्ट क्रिकेटर हैं उनका एक सेट बनाइए। भाई कैसे बनाओगे? हैं क्या बोलोगे? सचिन, विराट हैं, पॉन्टिंग, और भी बहुत सारे हैं क्रिकेटर, उनका सेट बनेगा? नहीं, वो भी तो आउट होते हैं, ऐसा थोड़े ना कि वो आउट ना होता है। तो कहने का मतलब ये डिफाइंड आप कैसे कर सकते हो? बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आपके लिए हो सकता है आपका फेवरेट सचिन होगा, मेरा फेवरेट हो सकता है MS धोनी है, मेरा फेवरेट और ऐसे भी MS धोनी है। तो कैसे बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये एक सेट होगा ही नहीं, ये सेट बनेगा ही नहीं, इसको सेट ही नहीं कहेंगे, इसको सेट ही नहीं कहेंगे, ये सेट बनेगा ही नहीं, ये सेट होगा ही नहीं, ठीक है। इसको सेट ही नहीं कहेंगे, तो सेट ही नहीं कहेंगे तो सेट बनवे नहीं करेगा, तो इस पर काम ही नहीं करेंगे। जैसे फिर से बोल दें कि मोस्ट सेट मतलब कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द वर्ल्ड, कैसे करोगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो समझ रहे हो? तो इस तरह का जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। लेकिन जो हमने बताया, जैसे कि हमने बोल दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर सेट होगा, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स सेट होगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है उसमें आप इंटीजर्स को रखोगे, रैशनल को तो रख नहीं सकते, समझ रहे हो? तो वो वेल डिफाइंड हुआ। इसका मतलब सेट का प्रॉपर डिफिनेशन हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी तो आपको हम सिर्फ सिखाएं बेसिक सा चीज़, सेट कहते किसको है और सेट कहते किसको नहीं है, समझ में आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसकी सेट क्या है, सेट किसको कहते हैं, सेट किसको नहीं कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे। अब प्रॉपर लिखते हुए नोट्स लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि 11th को मतलब मैथ्स का नोट्स पूरा का पूरा कि सेट का डेफिनेशन, एग्जाम्पल,
रिप्रेजेंटेशन, सारा कुछ उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको इतना बेसिक सा चीज़ सेट का मतलब समझ में आया होगा कि सेट किसको कहते हैं, सेट किसको नहीं कहा जाता। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।